हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, उनको एंजॉय कर रहे होंगे और अब तक आप लोगों ने जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे उसकी वजह से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे और अब आप लोग बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री हमने कुछ पढ़ी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 2 में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम सेल थ्योरी बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट द सेल थ्योरी एक्चुअली इज़। ठीक है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सेल थ्योरी क्या है हमारे पास? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा जो बेसिक सेल के जो मतलब हमने कहा है ना कि जो बेसिक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनाने वाला, फंक्शन बनाने वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिट होता है वो सेल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमें सेल थ्योरी नहीं दिया था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो रोल प्ले करती है वो सेल थ्योरी करती है। सो दिस इज़ नोन एज द सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी दो साइंसदान थे जिन्होंने मिलकर दी थी। एक हमारे पास थे बोटेनिस्ट, दूसरे थे हमारे पास जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये बेल्जियन के हमारे पास बोटेनिस्ट थे और ये जो जर्मन के हमारे पास जूलॉजिस्ट थे इनका नाम शिक्लेरियन था, ये शिवान थे। ये दो हमारे पास साइंसदान थे। फिर इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे हमारे पास सेल थ्योरी के अंदर। फिर थर्ड पॉइंट ऐड करने वाले हमारे पास रुडोल्फ विर्कू थे, जिन्होंने 1855 के अंदर थर्ड पॉइंट ऐड किया था। ये खुद जर्मन से थे, ये खुद फिजिशियन थे, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री में। तो इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि एक ही सेल से दूसरे जो सेल्स होते हैं वो बन रहे होते हैं। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से ही सेल एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसमें से ही न्यू सेल्स जो होते हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है प्री, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री, ठीक है, दूसरा होता है पोस्ट। तो जिस भी वर्ड से पहले प्री आए तो उसका मतलब होता है कि पहले की बात हो रही है। ठीक है, और जब जिसके बाद में भी पोस्ट आए तो वो चीज़ आफ्टर मतलब बाद का हमें इंडिकेशन दे रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्री एग्जिस्टिंग सेल तो मतलब जो पहले से ही सेल्स मौजूद होते हैं उनका इंडिकेशन आपको मिल रहा है। तो अब उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो कि एग्जामिनर्स हमें दे रहे होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ये हमने कल भी डिस्कस किया था और आज हम पोस्टुलेट्स के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम से कम या तो एक सेल से मिलकर बना है या एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सेल ज़रूर है उसके अंदर, क्योंकि सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाला फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उनका फंक्शन होने के लिए सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है, सबसे जो बेसिक चीज़ है, दैट इज़ सेल। द न्यू सेल इज़ derived फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइडिंग इंटू 2 बाय सेल डिवीजन। तो मैंने आपको कल भी समझाया था, आज भी यही वाला पॉइंट समझा रही हूँ कि रुडोल्फ विर्कू ने ये थर्ड पॉइंट हमारे पास सेल थ्योरी के अंदर ऐड किया था और बोला था कि जो सेल्स होते हैं जो कि पहले से ही मौजूद होते हैं वो सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। तो मतलब हमारे पास जो सेल्स जो कि न्यू बन रहे होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं? खुद ब खुद कहीं से नहीं आ जा रहे होते हैं, वो सेल डिवीजन के थ्रू प्री एग्जिस्टिंग सेल में से बन रहे होते हैं। मतलब कि पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाता है और डॉटर सेल्स क्या होते हैं? वो खुद ब खुद कहीं से नहीं आ रहे होते, वो क्या हो रहे होते हैं? पेरेंट सेल जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उनके डिवाइड होने की वजह से न्यू सेल्स जो कि डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही थी। तो यही लिखा गया है यहाँ पे भी। फोर्थ पॉइंट है कि द सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल विच इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हर सेल के पास एक हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है। ठीक है, और उस डीएनए का क्या काम होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि आप अपने पेरेंट्स से कितने मिलते जुलते हैं, आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से कितने मिलते जुलते हैं, उनके पेरेंट्स
अपने पेरेंट्स से कितने मिलते जुलते थे। तो हर चीज़ का कैरेक्टर, चाहे वो आई का कलर हो, वो हेयर्स का कलर हो, वो स्किन का कलर हो, वो इंटेलिजेंस हो, एवरीथिंग वट एवर यू हैव, आपको कहाँ से मिला है? अपने पेरेंट्स से मिला है। उनको कहाँ से मिला था? अपने पेरेंट्स से मिला था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? डीएनए के अंदर होती है। तो डीएनए क्या है? हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है जो कि क्या कर रहा होता है? इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखा हुआ होता है। और उसका क्या काम होता है कि जनरेशन से जनरेशन में अंदर उसको क्या कर रहा होता है? ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास मैथियस जैकब क्लीडन की पिक्चर है, ये थियोडोर शिवान की पिक्चर है, एंड देन ये हमारे पास है रुडोल्फ विर्को। तो ये दो मेन साइंसदान हैं जिन्होंने हमें सेल थ्योरी दी थी, और इन्होंने हमारे पास एक पॉइंट ऐड किया था सेल थ्योरी के अंदर। तो ये तीन हमारे पास क्या है? मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने सेल थ्योरी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया हमें। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, जो हमारे पास फर्स्ट असूल था, पोस्टुलेट था सेल थ्योरी का, वो ये कह रहा था कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस चीज़ पर कंपोज होते हैं? कम से कम एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था किंगडम्स के बारे में। मैंने आपको तब एक एक्सेप्शन भी पढ़ाई थी वायरसेस के बारे में, कि जो वायरसेस होते हैं वो सेल नहीं होता उनके अंदर, उनके अंदर सेल नहीं होता, लेकिन उनके अंदर डीएनए होता है। उनके अंदर सेल नहीं होता लेकिन वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म हो रहा होता है। तो ये कैसे हो रहा होता है? हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कंसिस्ट करें? क्योंकि सेल थ्योरी हमसे ये कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वही है जिसके पास कम से कम एक सेल होगा, वरना एक से ज़्यादा सेल्स होंगे। तो वायरस को इसलिए हमने नहीं रखा था किसी भी चीज़ के अंदर। तो अब देखें कि जो वायरस होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं या विरॉइड्स होते हैं, ये तीनों वायरस की ही टाइप्स हैं हमारे पास। बेसिकली कुछ छोटे वायरसेस, कुछ बड़े वायरस, इनकी टाइप्स भी बेस पर उनके नेम्स रखे गए हैं। आर नॉट कंपोज ऑफ सेल्स, रादर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो हम इनको कह सकते हैं या तो ये सेल्स से भी छोटे कोई पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी सेल भी नहीं बने हैं, या ये ए सेलुलर हैं। ए का मतलब होता है विदाउट, मतलब इनके अंदर सेल ही नहीं है, ठीक है। बट डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड देम। जब सेल नहीं है तो इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रही होंगी, जो कि मैंने आपको बताया था एंजाइम्स वाले चैप्टर के अंदर कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसीलिए मैंने आपको वो चैप्टर्स पहले पढ़ाए थे, क्योंकि ये वर्ड्स बाद में यूज़ होने थे, तो मैंने आपको ये चैप्टर इसलिए स्किप करवाया था। अभी पहले मैंने 5th चैप्टर करवाया, फिर 6th करवाया, तभी मैंने फिर बाद में 4th स्टार्ट करवाया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो चीज़ें अपनी रिवाइज़ करते रहना है ताकि आपको यहाँ पे यूज़ हो तो आपको याद रहें। तो उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होती। सो एज दे शो सम कैरेक्टर्स ऑफ, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी भी हैं। जैसे कि ये क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ इन नंबर, मतलब कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, ठीक है। एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब इनके अंदर डीएनए है तभी तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो डीएनए भी है, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट इनके पास सेल नहीं है, ये ए सेलुलर है, ठीक है। या तो ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर हुआ, सेल से भी कोई छोटा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, या तो इनके पास सेल ही नहीं है। इसलिए वी आर स्टिल कंफ्यूज कि इनको किस किंगडम के अंदर, किस फाइलम के अंदर रखना चाहिए। तो कुछ पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि सेल थ्योरी के पॉइंट्स पे पूरा नहीं उतरते, और वो कौन से हैं? वायरस, विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। फिर आ जाते हैं सेल पर। अब सेल सेल सेल, इतनी दफ़ा हम कह चुके हैं सेल सेल सेल, आखिर ये सेल है क्या? सेल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बेसिक, मतलब बुनियाद, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियाद ही तब बनेगी जब सेल उसके अंदर होगा। एंड ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो हमने ये सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़,
ठीक है। टिश्यूज़ मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ये बेसिकली ये बहुत बड़ी लेवल थी। फिर एक तरह से हमारे पास ये ऑर्गन्स बना देते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया था, पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया था इसका फ्लो चार्ट हमने, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यूज़ हों या ऑर्गन्स हों या ऑर्गन सिस्टम हो, ये सब बने हुए किससे हैं, सेल से ही मिलकर बने हुए। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। आई डोंट नो किस चैप्टर के अंदर मैंने आपको इसका डिफरेंस करके बताया था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, बट मैंने आपको बताया था। अगर आप अच्छे से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा, बट फिर भी हम इस चैप्टर के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। तब मैंने सुपरफिशियली बताया था, इस चैप्टर के अंदर हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर डीएनए का होना ये कौन से सेल्स में होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। एंड ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अभी ये जितने भी टर्म्स मैंने यूज़ किए ये आपके लिए न्यू होंगे क्योंकि ये हमने इस चैप्टर के अंदर ही आगे डिस्कस करने, तो आपको इन टॉपिक्स या फिर इन नेम से भी फेमिलियर हो जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब एक कवरिंग के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती। तो जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली अ कुबाइडल शेप, ठीक है। प्लांट सेल्स जो हमारे पास होते हैं उनका कैसा शेप होता है, कुबाइडल, मतलब जैसे क्यूब शेप होता है ना, क्यूब जैसे कि आइस क्यूब्स आप लोगों ने देखे होंगे, उनका जैसा शेप्स होता है। तो उस प्लांट सेल का मोस्टली शेप वैसा होता है। तो इसलिए जब मैं इनकी आपको डिवीजन के बारे में बताती थी, माइटोसिस वगैरह, तो हमेशा मैं कहती थी कि प्लांट्स का इस तरह से मैं बनाती थी, और जब मैं एनिमल का सेल बनाती थी तो मैं राउंड बनाती थी। तब मैं आपसे कहती भी थी कि इसको हम डिस्कस करेंगे, तो दिस इज़ द टाइम जो कि हमने यहाँ पे इसको डिस्कस करना है, क्योंकि इसका शेप होता है क्योंकि क्यूब लाइक होता है। और एनिमल्स का जो होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब ऑलमोस्ट राउंड होता है, ठीक है, सर्कल की तरह। सो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनेलीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, इनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। प्लांट सेल के अंदर कुछ आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, एनिमल सेल के अंदर आपको कुछ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज आपको दोनों के अंदर सिमिलर मिलेंगे। तो इन सब ऑर्गेनेलीज का काम क्या है कि सेल के अंदर इनको कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है जी। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करती है, टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल, कि कोई भी जो सेल है वो कितना इंडिपेंडेंट है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, किसी भी सेल की एक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पायरेशन। जब हम रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। सेल्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि न्यू सेल्स बनाने में हेल्प आउट करती है, जैसे कि मैं डीएनए कहती हूँ, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन हेरिडिटी मटेरियल होती है, ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल मतलब कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगी आपके पेरेंट्स से लेकर ऑफ स्प्रिंग्स में, और वो होती क्या है, वो हमारे पास होती है डीएनए। द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली द सेम। जो स्पीशीज सेम होगी, मतलब ह्यूमंस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने वाला जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें सेम नहीं होंगी, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन सेम नहीं होगी, लेकिन कंटेंट सेम होगा। मतलब वो चीज़ सेम होगी लेकिन उसके अंदर की जो बनावट है वो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो स्पीशी टू स्पीशी वो वेरी करती है, लेकिन सेम स्पीशीज़ के अंदर वो सेम रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए हमारे पास है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो कैसे ट्रांसमिट होती है,
रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू होती है। कब होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है। कहाँ ट्रांसफ़र होती है? पेरेंट्स से होती है, ऑफ स्प्रिंग्स में होती है, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। तो सेल्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमारी लाइफ बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा फंक्शन बनाते हैं, मतलब कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बिलियंस, जो कि एक मेजर टाइप्स के अंदर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। 200 से ज़्यादा हमारे पास जो होती हैं वो मेजर टाइप्स होती हैं, उनके अंदर उनको डिवाइड किया जाता है, जिनके हंड्रेड्स ऑफ जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है। सो सम फंक्शन परफॉर्म बाय सेल आर सो वाइटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल को एग्जिस्ट करने के लिए, अगर सेल को ज़िंदा रहना है तो कुछ एक्टिविटीज़ बहुत वाइटल होती हैं, मतलब कि वो एनी हाउ परफॉर्म होनी है, सो दैट ऑल सेल्स परफॉर्म देम। तो इसलिए हर सेल उनको परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि सेलुलर रेस्पायरेशन, मतलब रेस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आप निकाल देते हैं। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे, आपके सारे के सारे सेल्स में ये प्रोसेस नहीं होगा, आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आप मर जाएंगे। सो अदर सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड, कुछ जैसे सेल्स होते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे प्लांट सेल्स होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है डे टाइम के अंदर। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसलिए कहते हैं दिन में बागों में जाना चाहिए, गार्डन्स में जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ही इनहेल कर रहे होते हैं, अंदर ले रहे होते हैं। तो जब वहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर आप प्लांट्स के बराबर में जाएंगे, उनके करीब बैठेंगे, जब वो एक्सहेल करेंगे, जब वो ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, तो आप उसको इनहेल कर देंगे, तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। इससे आपके लंग्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी और आपका जो बॉडी के फंक्शंस होंगे वो ठीक से परफॉर्म हो सकेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि बागों में जाके बैठा करो। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस देखेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करें, कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और क्या करना है आप लोगों ने? बुक से इस टॉपिक को पढ़ना है, फिर आपने इसके नोट्स बनाने हैं। जो चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लें, मैं बैठी हूँ आपके लिए। पूरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने क्या करना है? डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। पूरी वीडियो तो देख ही लिया आप लोगों ने, डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिलेगी, फेसबुक पेज की लिंक मिलेगी और फेसबुक ग्रुप्स की लिंक मिलेगी। उन सबको आपने ज्वाइन एंड लाइक एंड फॉलो कर देना है, ताकि आप मुझसे जुड़ी और अपने वीडियोस से जो आपने देखनी है उनसे रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।